शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब नाजरीन। एक आम मकौला है कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती और ये मकौला भारत पर सबसे ज्यादा सादिक आता है। भारत की सरजमीन वो है जहाँ पर मुख्तलिफ अकायद के पैरोकार न सिर्फ आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं बल्कि जुदागाना सुर और ताल का संगम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत में मौसीकी के मिराज के कई पहलू हैं। सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो बाकायदगी से कव्वाली की महफिलों का एहतमाम किया करते थे। वस्ती दौर में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के आसपास आबाद इलाके को पुरानी दिल्ली कहा जा सकता है। यहाँ पर मिर्जा गालिब का खुतबा, अमीर खुसरो के नक्शे कदम, हजरत निजामुद्दीन औलिया की यादें इस इलाके में दाखिल होते ही हमारे दिल को छू जाती हैं। मारूफ सूफी बुजुर्ग के आस्ताने आलिया के हमसाए में वाक़े इस इलाके की आबादी में बेशक काफी इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी इसने अपने अनमिट और कीमती मिराज को आज भी बहुत ही एहतियात के साथ संभाले रखा है जो तारीख ने इसे अता किए हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आज भी अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के इर्द गिर्द इलाके को छोटी दिल्ली कहा जाए तो बेजा ना होगा। मशहूर सूफी के आस्ताने के करीब वाक़े इस इलाके की आबादी में अगरचे अब काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, ताहम अब भी ये उस मीरास को आबोताब के साथ संभाले हुए है जो तारीख ने इसे अता किया है। यहाँ मौजूद तारीखी यादगारों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुमायूं के कुतबे से सड़क पार करने का मतलब ये है कि आपने तारीख के 700 बरस का सफ़र तय कर लिया। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के मगरिब की तरफ से दरख्तों की छाँव में रिहायशी इलाके में दाखिल हो जाएं तो ऊंची डेवड़ियों से मुस्लिम तहजीब की हकीकत और उरूज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। निजामुद्दीन की पुरानी बस्ती के रहने वालों ने लगता है कि जदीद दौर की रफ्तार के सामने खुद सुपुर्दगी नहीं की है, फिर भी इसको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसके नज़ारे से उस पुराने तहजीब व तमद्दुन की याद ताज़ा हो जाती है जो कभी हमारी शान थी। यहाँ मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की यादें हैं जो इलाके में दाखिल होते ही तरोताज़ा हो जाती हैं। गालिब के कुतबे को एक नज़र देखने के बाद गालिब एकेडमी में रुकिए तो अदबी हवाओं की खुशबू से कल्ब व ज़हन मुअत्तर हुए बिना नहीं रहते। और यहाँ आपको कई तर्ज़े फ़िक्र रखने वाले लोगों की मौजूदगी का एहसास भी हो जाएगा।
यहाँ मौजूद किताबों की दुकानें आपको कई रोज तक मसरूफ रख सकती हैं, जहाँ नई पुरानी छोटी बड़ी गर्ज हर किस्म की किताबें मयस्सर होती हैं, जहाँ दरमियाना दर्जे की जिंदगी गुजारने वाले क़ारीन के लिए किताबें भी मिलती हैं। दरगाह के इहाते में जब शाम को महफिल कव्वाली का एहतमाम होता है तो इसमें दूर दूर से आने वाले कव्वाल हिस्सा लेते हैं और इस रूहानी महफिल में हर मजहब, रंग, नस्ल और जात से वाबस्ता सैकड़ों लोग इंतहाई अकीदत से शामिल होकर फैज़ हासिल करते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सहन में जहाँ आरा और दारा शिको की कब्रें हैं, जहाँ आरा एक शायरा, सूफियों की अकीदतमंद, एक हुनरमंद तामीराती माहिर और बासलाहियत मंसूबा साज खातून थीं। बेशक निज़ामुद्दीन दिल्ली का ही एक हिस्सा है, मगर इसकी अपनी एक अलग पहचान और तारीख है। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में खाने पीने और रहने सहने के आला से आला तरीन इंतजामात से इनकार नहीं, मगर निज़ामुद्दीन के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक इल्मी जज़ीरा है जिसको किसी मुबालगे के बगैर मुल्क की दानिशवराना दारुल हुकूमत कहा जा सकता है। जहाँ इल्म की बात आती है वहाँ लाइब्रेरी का तसव्वुर खुद ब खुद जहन में आता है। भारत में इनफरादी तौर से लाइब्रेरी रखने की एक कदीम रिवायत मौजूद है, मगर अवामी या इज्तिमाई लाइब्रेरी का तसव्वुर निस्बतन देर से सामने आया। भारत में जदीद तर्ज पर बाकायदा लाइब्रेरी की शुरुआत अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई और उसी ज़माने में पटना के एक अवाम दोस्त खान बहादुर खुदा बख्श ने अपने हमवतनों की इल्मी प्यास बुझाने के लिए अपनी जाती लाइब्रेरी को अवाम के नाम वक्फ कर दिया। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना बिहार में गंगा किनारे के करीब वाक़ है, जहां पर तकरीबन 21,000 मशरक़ी मखतूतात, ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट्स और 2.5 लाख छपी हुई किताबें मौजूद हैं। ये एक इल्म का नायाब खजाना है जिसमें नामवर कलमी नुस्खे और मुनफरिद किताबें शामिल हैं। खुदा बख्श खान ने 16 साल तक इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ से अक्स करने के बाद इसे अवाम के नाम वक्फ कर दिया। ये लाइब्रेरी खान बहादुर खुदा बख्श ने 1891 में अवाम के लिए खोल दी और उस वक्त इसमें 4000 मुसादात थे। इनमें 1400 उन्हें अपने वालिद मौलवी मोहम्मद बख्श से विरसे में मिले थे। जहाँ पर तारीख, तिब, तसव्वुफ, तस्किरा, कुरानी उलूम, तारीख़ी आज़ादी पर बेशबहा किताबें हैं। 26 दिसंबर 1969 खुदा बख्श लाइब्रेरी के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ जब एक पार्लिमानी एक्ट के तहत लाइब्रेरी को कौमी अहमियत का इदारा करार दिया गया। मुल्क के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में लाइब्रेरी के एक दौरे के दौरान अपने तासुरात में लाइब्रेरी की तारीफ की थी। लाइब्रेरी के कर्जन रीडिंग रूम में
उर्दू के साथ साथ दीगर जबानों में लिखे हुए पुराने अखबारात व जरीदे मौजूद हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी अब महज एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक हमा पहलू इदारे की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही है। यही वजह है कि कई यूनिवर्सिटियों ने लाइब्रेरी को तहकीकी इदारे के तौर पर तस्लीम किया है। खुदा बख्श मशरक़ी कुतुबखाने को कौमी सतह पर कलमी नुस्खों के तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ भी बताया जा चुका है। लाइब्रेरी में आज़ादी से कब्ल नादिर कलमी नुस्खों से मुताल्लिक़ 31 शुमारों पर मबनी फ़हरिस्त यानी मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉग तैयार किया गया है। लाइब्रेरी में बेशकीमत नुस्खे फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत ज़बानों में पुराने मखतूतात भी महफूज हैं। इसमें राजपूत और मुगलिया दौरे हुकूमत की यादगार पेंटिंग्स भी रखी गई हैं। अहम मखतूतात में तैमूर नामा, शाहनामा और सफिया अलबालिया शामिल हैं। मुगलों की फ़न मुसव्वरी, खत्ताती और किताबों की आराइश व ज़ेबाइश के कई शाहकार नमूने भी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इसके अलावा कुरान शरीफ का एक ऐसा सफ़ा भी है जो हिरन की खाल पर तहरीर किया गया है। आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में दिन के दौरान काफी भीड़ भाड़ और रश का माहौल देखने को मिलता है और कारोबारी सरगर्मियां भी अपने नुक्ताए उरूज पर होती हैं। लेकिन शाम होते ही जैसे सूखे चेहरों पर शादाबी सी फैल जाती है। पुरानी दिल्ली दुल्हन सी मालूम होती है और अपने पुरतकल्लुफ माहौल से अलग मुमताज नजर आती है। ज़ौक़ ने भी क्या खूब कहा है कि यूं तो सुना है कि दक्किन में है बहुत शेर व सुखन, पर कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर। आइए हम भी दिल्ली की एक शाम आपके नाम करते हैं। दिल्ली हर लिहाज से एक तहजीबी और सकाफती शहर है। दिन के दौरान इसके गली कूचे पटशोर बाजार की रफ्तार से जैसे दब चुके होते हैं। पुरानी दिल्ली में रात का वक्त दिन के माहौल से यकसर मुख्तलिफ होता है। दिन की चहल पहल और भागम दौड़ के मुकाबले शाम के हसीन माहौल में आमतौर पर लोग या तो खाने के लिए बाहर होते हैं या फिर हवाखोरी के लिए। शाम होते ही छोटे छोटे स्टॉल उभर आते हैं। इनमें से कई एक में बड़ी बड़ी देगें होती हैं जिनमें बेचने के लिए कोरमा होता है। कई कोयले की अंगीठियों से लैस होकर टिक्का बोटी और कबाब के रसिया लोगों के जायकों का सामान रख लेते हैं। दिल्ली के कबाब इनकी इक़साम के लिए मशहूर हैं। मसालेदार कबाब, रबड़ जैसे कबाब, नरमो मुलायम कबाब। मुंह में रखने के बाद दांतों को कबाब पर ज्यादा वार करने की जरूरत पेश नहीं आती।
ये बहुत लजीज होते हैं। कुछ चमकदार बर्तनों में फिरनी होती है, जिसे शीरीं चीजों के मुतलाशी लोग चट कर जाते हैं। तेज और चमकदार रोशनियां पुरानी दिल्ली की तिजारती इमारत के नाहमवार कोनों से माहौल को एक पुरअसरार कैफियत से लबरेज करती हैं। जो ही इंसान हौस काजी चौक पहुंच जाता है तो नाक के सुराख इश्तिहा अंगेज खुशबू से फैल जाते हैं। ये खुशबू पके चावल की होती है, जो कि हर कोने से आती है। हर तरफ से लोग मध्यम रोशनी में से उभरकर लजीज खाने की तलाश में आ निकलते हैं। रात के रुपहले और हेजान अंगेज माहौल में पुरानी दिल्ली एक अलग दुनिया का नजारा पेश करती है। दिल्ली की जामा मस्जिद की लंबी लंबी सीढ़ियों पर कसीर तादाद में लोग वो होते हैं जो अपने अपने अंदाज से शाम के हसीन लम्हात का हज उठाते हैं। रात के सुहाने माहौल में इंसान हौस काजी से लाल कुएं तक चहलकदमी भी कर सकता है। रास्ते में वो हमदर्द दवाखाना के करीब से गुजरेगा तो ऐन यही गली कासिम जान है, जहां शाह गजल मिर्जा गालिब रहा करते थे। शाम के वक्त पुरानी दिल्ली दुल्हन की तरह काफी दिलकश लगती है, जो इसे नई दिल्ली के पुरतकल्लुफ माहौल से अलग और मुमताज करती है। भारत में पीतल तीसरी सदी कब्ल ज़्यादा मकबूल हुआ, जहां इस धातु से देवी और देवताओं की मूर्तियां तैयार की जाती थी। हालांकि इस काम के मराहिल में मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसकी नफीस कुंदकारी की वजह से इसे दस्तकारी में शामिल किया गया। बुनियादी धातुओं का आमिज़ा पीतल आसार कदीमा के रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में तीसरी सदी कब्ल मसीह से मकबूल हुआ। देवी और देवताओं की अक्सर मूर्तियां 5 धातुओं के मुरक्कब से बनाई जाती थीं, जिसे पंच धातु कहा जाता था। इसमें तांबा, भरत, सोना, चांदी और नाक शामिल होते थे। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर पीतल की पैदावार का सबसे बड़ा और फाल मरकज है, इसलिए मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर हुआ।
अगरचे इस काम के मुख्तलिफ मराहिल में मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें नफीस कुंदाकारी के काम की वजह से इसे दस्तकारियों में शामिल किया गया है। यहाँ की जो मुरादाबाद की मिट्टी है उसमें ये खासियत है कि वो कहीं की मिट्टी भी नहीं है, और कहीं लोग कोशिश करते हैं कि ये काम हो जाए, वो हो नहीं पाता है। यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि वही इसी में ये कास्टिंग का काम होता है। तकरीबन 400 साल कब्ल कायम की गई इस सनत में पहले पहल ठठेरे ही हिस्सा लेते थे। बाद में मुसलमान घराने मुरादाबाद में बस गए, जिन्होंने बेहतर औजार और फारसी डिजाइन मुतारिफ कराए। बहादुर शाह जफर के जमाने में इस फन में जबरदस्त तरक्की हुई। उन्नीसवीं सदी के आगाज में ब्रासवेयर की ये सनत अपने उरूज को पहुंची, जब अंग्रेजों ने इंतहाई दीदा जेब और खूबसूरती से बनाए गए फनपारों को गैर मुल्की मंडियों तक पहुंचाया। अब भारत का मार्केट भी बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर संपन्नता बढ़ रही है, सोच बढ़ रही है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, क्रोमा या बिग बाज़ार या और जो भी आज ब्रांड अपने को कहते हैं कि हम भारत में अग्रणी हैं, वो सब अपने हमारे उत्पादों को अपने यहाँ जो है प्रदर्शित करके उनकी सेल कर रहे हैं। पूरा पैदावारी चक्कर 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल होता है, जिसके दौरान इसका पिघलाव, सांचे में ढालना, जोड़ना, कुंदाकारी करना और पॉलिश करना शामिल है। पीतल की अशिया को सांचे में ढालने, फ्रेमवर्क या तख्तियों को मुख्तलिफ चीजों की शक्ल देने के जरिए तैयार किया जाता है। जो लोग इसको सांचे में ढालते हैं उन्हें भर्तिया कहते हैं। कुंदाकारी सबसे ज्यादा नफासत और हुनरमंदी का काम है और इसकी बहुत सी किस्में हैं। इनमें जापानी, महरानी, चिकन, बिदार और बर्मा बिदार शामिल हैं। अशिया को जाजिब नजर बनाने के लिए कई तरह की ज़ेबाइशी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मुरादाबाद में पीतल की अशिया बनाने वाले तकरीबन 600 यूनिट कायम हैं, जो घरेलू और बरामद ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। पीतल की अशिया का मरकज होने की वजह से मुरादाबाद शहर इक्तिसादी तौर पर भी आज खुशहाल शहर है। पीतल की ये दस्तकारी हमारी मिरास का अहम हिस्सा है। तहजीबी और सकाफती मिरास का ये सफ़र अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। कैसा लग रहा